हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनवरी 2021 के एसएसटी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज का पहला क्वेश्चन है, कथन ए है चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो ये करेक्ट है कि जो चोल मंदिर थे वो धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। कथन बी है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो ये भी करेक्ट है कि जो चोल कांस्य प्रतिमाएं थी उसमें देवी देवताओं की तथा कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। इसमें शिव, पार्वती, दुर्गा आदि देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं। जो चोल मंदिर हैं ये तमिलनाडु के दक्षिणी राज्य में स्थित हैं, जैसे गंगाई कोंड चोलीश्वरम के मंदिर, दरासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर और तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर। ये मंदिर 11वीं व 12वीं शताब्दी में निर्मित हुए थे। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही हैं, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए है दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। तो ये करेक्ट है। और कथन बी है उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो ये गलत है, क्योंकि उनके विचारों से सभी लोग सहमत नहीं होते थे। तो ए सही है किंतु बी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए है रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ये गलत है, क्योंकि रजिया पुरुषों का पोशाक धारण करती थी, लेकिन उसने अपने नाम में परिवर्तन नहीं किया था। कथन बी है तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये करेक्ट है कि उस समय के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को अधिक महत्व दिया। तो यहाँ पर ए गलत है लेकिन बी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कथन ए है अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह ए कुल सर्वत्र शांति के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। तो ये करेक्ट है कि सुलह ए कुल का सिद्धांत सूफियों का मूल तत्व था, जिसका अर्थ है सर्वधर्म समभाव। इसके प्रतिपादक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। कथन बी है विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कथन ए है दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। तो ये गलत है। और कथन बी है जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो ये करेक्ट है कि जो जनजातीय समाज था वो कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। जो जनजातीय समाज है वो कार्य प्रणाली पर आधारित था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। नेक्स्ट है कथन ए बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। तो ये करेक्ट है। और कथन बी है बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ ए एवं बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी है। जो बहादुर शाह जफर थे इनका शासनकाल 1775 से 1862 तक था और ये मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक थे। नेक्स्ट है औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो यहाँ पर गलत विकल्प पूछा गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि जो पंडिता रमाबाई थी उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। तो ये गलत है कि
प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ऐसा नहीं है। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद राणा डे ने मुंबई में की थी। इसका उद्देश्य था प्रार्थना एवं सेवा द्वारा ईश्वर की पूजा करना। ये जो प्रार्थना समाज के लोग थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया, ये भी करेक्ट है। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तेलंगाना राज्य पहले आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। यह 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य घोषित किया गया। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है कि समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो विज्ञापक के दृष्टिकोण से देना ये गलत है। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और सी सही हो जाएगा, केवल ए और सी, ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी वितरण जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्या दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ लड़कियां या महिलाएं ही मेकअप करती हैं। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस या फिर दफ्तर छोड़ा जाना, तो ये भी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ पुरुष ही गाड़ी चला सकते हैं, जो है महिलाएं नहीं। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लड़की को फुटबॉल खेलते हुए दिखाया गया है। चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, ये भी जो है जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, क्योंकि इसमें भी यह दर्शाया जा रहा है कि सिर्फ महिलाएं ही किचन में काम करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ये कौन सा है? अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसे जो है द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, या फिर सूर्य के बहुत पास के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। तो सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। तो ऑप्शन है प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती हैं। तो बिल्कुल करेक्ट है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती तो जो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे से मिल जाती। पृथ्वी पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, और प्रदीप्ति वृत्त जो है वह काल्पनिक वृत्त है जो पृथ्वी पर दिन व रात को विभाजित करता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, और इनकी संख्या 360 है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, ये गलत है। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी करेक्ट है कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई ना होती तो कोई भी मौसमी परिवर्तन नहीं होता।
किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है, ये भी गलत है। तो ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है, ये गलत है। इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहते हैं, ये भी गलत है। यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ए, बी और सी सभी गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं? महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा एवं तापी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। मध्यमंडल में, वायुमंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर समताप मंडल में। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मध्यमंडल में। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाले वायुमंडलीय भाग को मध्यमंडल कहा जाता है। आतपन का संबंध है वायुदाब के साथ, मौसमी पवनों के साथ, बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ या फिर सौर ऊर्जा के साथ। तो आतपन का संबंध है सौर ऊर्जा के साथ। ऑप्शन डी करेक्ट है। उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। शंकुधारी वन, तो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष, इन्हें टैगा भी कहा जाता है, जैसे चीर और देवदार। भूमध्य सागरीय वनस्पति, महाद्वीपों के पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी किनारा, ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष जैसे शीशम, महोगनी और आबनूस। शीतोष्ण सदाबहार वन, महाद्वीपों का पूर्वी किनारा, इसमें नीलगिरी, ओक, पाइन जैसे वृक्ष शामिल है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। ये सही है कि जो सहारा रेगिस्तान है वो एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगरमच्छ, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं। ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में डॉल्फिन पाई जाती है। तो सही है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें डॉल्फिन पाई जाती है। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। ये भी सही है कि बिहार के भागलपुर में गंगा नदी क्षेत्र को डॉल्फिन अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए, बी और सी तीनों सही हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस अनिवार्य रूप से किन का मिश्रण है? मीथेन और हीलियम, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन या फिर मीथेन और नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बायोगैस अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। संसाधन के बारे में कथन ए और बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, ये गलत है, क्योंकि किसी भी चीज़ की उपयोगिता से ही उसके आर्थिक मूल्य का मापन किया जा सकता है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर एक गलत है परंतु बी सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत नहीं, गैर परंपरागत स्रोत के उदाहरण हैं। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या फिर ईंधन।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ईंधन जो है ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकास व प्रयोग का स्तर, वास्तविक और संभाव्य। वास्तविक संसाधन वे संसाधन हैं जिन्हें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों रूपों में मापा जा सकता है, जैसे कोयला, पानी और पेट्रोल। ये क्या है? वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं और जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन का अर्थ है ऐसे संसाधन जो किसी राज्य या क्षेत्र में मौजूद तो हैं पर उनका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है, जैसे राजस्थान और गुजरात में उपलब्ध सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम। इनके भविष्य में प्रयोग होने की संभावना है पर वर्तमान में प्रयोग नहीं हो रहे हैं। उद्गम। जैविक और अजैविक। जैव संसाधन को जीवित संसाधन कहा जाता है, जैसे पौधे, जंगल और जानवर। और अजैव संसाधन में क्या होता है कि अजैव संसाधन में अजैविक वस्तुएं शामिल होती हैं, जैसे भूमि, जल, चट्टानें, धातुएं आदि। वितरण। सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक संसाधन वे संसाधन हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, जैसे हवा, जल। और स्थानिक संसाधन क्या होते हैं कि स्थानिक संसाधन किसी निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, जैसे लौह, अयस्क एवं तांबा आदि। भंडार। नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन असीमित तथा प्राकृतिक होते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वन, जल, मिट्टी आदि। और अनवीकरणीय संसाधन सीमित होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 3। कथन ए है लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ये करेक्ट है। कथन बी है हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए एवं बी दोनों सही हैं, किंतु ए का कारण बी नहीं है। पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, ये केवल जमीन के नीचे ही पाए जाते हैं, ये समुद्र और नदी के नीचे कभी नहीं पाए जाते हैं, वह स्थान जहाँ अतीत के अवशेष मिलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, जो पुरास्थल होते हैं वो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, लोहे से बनी तकलियां या फिर सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें और सोने से बने बर्तन को जो है बनाते थे। तो ऑप्शन ए और डी सही है। एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु देखना होगा हड्डियों की संरचना, कंकालों के साथ मिले आभूषण, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हड्डियों की संरचना। प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वेदों की रचना की शुरुआत। तो वेदों की रचना का प्रारंभ हुआ था 3500 साल पहले, 3500 साल पहले। और महापाषाण के निर्माण की शुरुआत हुई थी 3000 साल पहले, 3000 साल पहले। और जो इनाम गांव में किसानों का निवास था ये 3600 से 2700 साल पहले हुआ था, 2700 साल पहले। और तथा चरक का काल लगभग कितना माना जाता है? 2000 साल, 2000 साल पहले। तो ए, बी, सी और डी, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा में निम्नलिखित को सजाएं। तो सबसे पहले आएगा अरिकामेडु पत्तन में बसना, और उसके बाद आएगा संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, और फिर होगा महाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, और फिर है लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर, आहत सिक्के। तो यहाँ पर सी, डी, बी और ए, ऑप्शन बी करेक्ट है।
अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये करेक्ट है कि जो अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्न होते हैं वो विद्यार्थियों को अवधारणाओं को अपने शब्दों में बताने और मुद्दों पर वाद विवाद करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य तुलना और विभेद करना अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के प्रकार हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया है, तो ये करेक्ट है कि जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकें होती हैं उसमें सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों की परिभाषाएं और विवरण दिया गया होता है। संस्थाओं और प्रक्रियाओं को ऐसे चित्रित किया गया है जैसे कि वे उसी तरह कार्यान्वित हैं जैसा संविधान में उनकी कल्पना की गई है, तो ये गलत है। लोगों व क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न ठोस उदाहरणों को प्रस्तुत किया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए अनुभव का वर्णन करते हुए एक शिक्षक पूछते हैं, क्या आपको लगता है कि स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर और उनके भाइयों के साथ भेदभाव किया? इस प्रश्न में शिक्षक किस कौशल पर जोर दे रहे हैं? कारण और प्रभाव, परिस्थिति के बारे में परिकल्पना बनाना, अनुभवों की तुलना करना या फिर स्थितियों से अनुमान करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, स्थितियों से अनुमान करना। यहाँ पर शिक्षक क्या करते हैं, पहले जो डॉक्टर अंबेडकर के कोरेगांव जाते हुए उनके साथ जो घटना हुई थी उसका वर्णन करते हैं और फिर उसके बाद जो है स्थिति के आधार पर अनुमान लगाने के लिए कहते हैं कि क्या उनके साथ भेदभाव हुआ था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना, मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना। तो सिर्फ मानचित्र में स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित कर देने से ये क्या होगा कि इससे बच्चों को बाजार के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्र को दिखाना, यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि सिर्फ चित्र दिखा देना। पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा, तो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। एक दुकानदार को आप कक्षा में बुला सकते हैं और उसका साक्षात्कार किया जा सकता है, ये बच्चों के सीखने के लिए ज़्यादा रुचिकर होगा। यही है उस ईश्वर की महिमा, इसलिए दूषण है भीतर, दूषित है काया भीतर से, इसमें कोई भ्रम न रखना, महारी चोखा का है यह कहना। एक शिक्षक के तौर पर आप इस कविता का विश्लेषण और अपने अधिगमकर्ताओं से चर्चा कैसे करेंगे? मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता को ईश्वर की कृपा से पाया जा सकता है। मानवीय शुद्धता जन्म से निर्धारित होती है। मानवीय शुद्धता हम जो काम करते हैं उससे निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मानवीय शुद्धता हमारे विचार और विश्वास से निर्धारित होती है। हमारा जैसा विचार होता है, हमारा जैसा विश्वास होता है, उससे मानवीय शुद्धता निर्धारित होती है। ईश्वर की कृपा से नहीं पाई जाती, गलत है। जन्म से भी निर्धारित नहीं होती और जो हम काम करते हैं उससे भी निर्धारित नहीं होती। हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारा जैसा विश्वास होता है, उससे मानवीय शुद्धता निर्धारित होती है। सामाजिक जीवन की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है। पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना, अपने क्षेत्र, राज्य और देश पर अध्ययन करना, भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। तो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या उच्च प्राथमिक स्तर पर केंद्रित करता है पृथ्वी के जीवन के आवास के रूप में समझ बनाना और भारत के अतीत और सामयिक विकास का अध्ययन करना। यहाँ पर ए और सी करेक्ट हैं। इस्तेमाल करके एक शिक्षक निम्न में से किन अवधारणाओं को दर्शा सकता है? परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन और वर्षा का वितरण। तो ग्लोब और प्रकाश स्रोत का इस्तेमाल करके हम परिक्रमण, दिन रात, मौसमी परिवर्तन तीनों को दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर ए, बी और सी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। एक शिक्षक के तौर पर आप इतिहास के लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक विषय पर चर्चा करते समय भूगोल की
पाठ्य पुस्तक के किस अध्याय को पढ़ा सकते हैं? खनिज संसाधन, उद्योग, हमारी पृथ्वी के अंदर या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। खनिज संसाधन, उद्योग और हमारी पृथ्वी, हम तीनों ही अध्याय को पढ़ा सकते हैं। एक शहरी स्कूल में भूगोल की कक्षा में वन के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रस्तुति करें, विभिन्न प्रकार के जंगलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाना, विद्यालय के पास वन क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करें, वनों के प्रकारों पर कार्य करने के लिए शिक्षार्थियों को छोटे समूहों में बांटना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के जंगलों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री हम जो है बच्चों को दिखा सकते हैं वन के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए। भूकंप पर चर्चा के दौरान शिक्षार्थियों में व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए एक शिक्षक को बल देना चाहिए। भूकंप के प्रकार, भूकंप के वर्तमान मामलों पर, भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना या फिर भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। तो भूकंप पर चर्चा करने के दौरान शिक्षार्थियों में व्यवहारिक कौशल विकसित करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। तवा बांध क्षेत्र के स्थानीय लोग 1990 के दशक में अपने जीवन यापन से जुड़े कौन से अधिकार के लिए संगठित हुए? मत्स्य पालन अधिकार, खेती करने का अधिकार, उद्यान कृषि का अधिकार या फिर व्यावसायिक वन पालन का अधिकार। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, मत्स्य पालन का अधिकार। तवा बांध जो है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा के पहाड़ों के बीच से निकलने वाली तवा नदी पर बना है। तवा नदी जो है ये नर्मदा की सहायक नदी है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है? इससे लोगों में भेदभाव होता है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है, यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है, यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, यह लोगों के विशिष्टता को स्वीकारता है। जो विविधता है वो लोगों के बीच विशिष्टता को स्वीकारता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं, ये सही है। भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, ये गलत है, क्योंकि जो भारत में पहला आम चुनाव है वो 1950 में नहीं 1952 में हुआ था। भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, ये भी करेक्ट है। और स्वतंत्रता के बाद भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है? 4, 3, 5 या फिर 6? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में ग्राम पंचायत जो है वो 5 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर या फिर पुलिस अधीक्षक? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्टेशन हाउस अफसर। इसको क्या कहते हैं? एसएचओ जो होता है उसी का फुल फॉर्म है स्टेशन हाउस अफसर। और जो इनके ऊपर जो अधिकारी होते हैं उन्हें पुलिस क्षेत्राधिकारी सीओ कहा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से क्या प्रदान करता है? अल्पसंख्यक समुदाय का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, महिलाओं द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत वैवाहिक अवस्था को खारिज करने का अधिकार, या फिर महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। यहाँ पे जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 है ये महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार देता है। इसमें क्या था कि पहले जो है पिता की संपत्ति में सिर्फ पुत्र का अधिकार होता था, लेकिन जब हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 आया इसमें महिलाओं को भी परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार प्राप्त हुआ। संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है? न्यायपालिका, राष्ट्रपति, संसद या फिर अटॉर्नी जनरल? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक न्यायपालिका को माना जाता है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
को निम्नलिखित में से किस समुदाय को न्याय दिलाने के लिए प्रेरित किया गया? केवल अल्पसंख्यक, आदिवासी और दलित, दलित और अल्पसंख्यक, या फिर अल्पसंख्यक और आदिवासी? तो जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, ये आदिवासी और दलित को समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे कहा जा सकता है गणतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, संघीय या फिर उदारवादी? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से अधिक स्तर की सरकार हो उसे संघीय कहा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है? सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करना, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना और न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करना, ये दोनों ही नीति सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। नई दिल्ली की वास्तुकला की चर्चा में एक शिक्षक को केंद्रित करना चाहिए। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है? कैसे पर्यटक इमारतों को देखते हैं? इमारतों को दूर से कैसे देखा जाना चाहिए? या फिर उसकी शैली पुरानी दिल्ली की शैली से कैसे श्रेष्ठ है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कैसे यह ब्रिटिश महत्ता और विस्मय का भाव पैदा करता है। नई दिल्ली में जो ज़्यादातर ऐतिहासिक स्थल हैं वो ब्रिटिश स्थापत्य कला एवं वास्तुकला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक शिक्षक को इसकी जानकारी कक्षा में देनी चाहिए। एक शिक्षक को जो है इस पर चर्चा करनी चाहिए। इतिहास शिक्षण का उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। भूतकाल में क्या घटित हुआ यह बताना, उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, भूतकाल में यह कैसे घटित हुआ यह याद रखना, शिक्षार्थियों की प्रदर्शन क्षमता विकसित करना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। उन मुद्दों की पहचान करना जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करके हम वर्तमान घटनाओं के कारणों का पता लगाते हैं। तो हमारे लिए वही फैक्ट इम्पॉर्टेंट है जो वर्तमान में प्रासंगिक हैं। समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए? देश से जुड़े मुद्दों के प्रति रुचि को बढ़ावा देना, ये करेक्ट है। विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल विकसित करना, ये भी करेक्ट है कि समसामयिक मुद्दों को सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लाने से क्या होगा कि विश्लेषण और आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का कौशल बच्चों में विकसित होगा। सनसनीखेज खबर मुहैया कराकर विषय के प्रति रुचि पैदा करना, तो सनसनीखेज खबर मुहैया कराने से विषय के प्रति रुचि पैदा नहीं होती है। विद्यालय परिसर के अधिगम और विद्यालय के बाहर की दुनिया को जोड़ने में अधिगमकर्ता की मदद करना, तो ये भी करेक्ट है। यहाँ पर ए, बी और डी तीनों ही करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, तो ये करेक्ट है। सभी को सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, तो ये भी सही है। संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, ये भी करेक्ट है। यह समझना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है, क्योंकि हम समान कार्य के लिए समान की वेतन की बात करते हैं कि महिला और पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि एक महिला डॉक्टर है और एक पुरुष डॉक्टर, तो उस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, दोनों को समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक चपरासी और एक डॉक्टर का वेतन समान होना चाहिए, तो वहाँ पर तो अंतर होगा ही। तो हर तरह का अंतर असमानता की तरफ नहीं ले जाता, ये गलत है। नेक्स्ट, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। ये करेक्ट है कि हम विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल कर सकते हैं। केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हैं।
तो ये गलत है कि सिर्फ हम उन्हीं उदाहरणों को लें जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों। अपने व्यक्तिगत अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो ये भी करेक्ट है कि हम विद्यार्थियों को प्रेरित कर सकते हैं कि वे अपने अनुभवों को कक्षा में साझा करें। तो यहाँ पर ए और सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हैं, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। तो पूछा गया है कि सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए, तो अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन सी करेक्ट है। द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, जेम्स मिल द्वारा लिखित भारत का इतिहास, C.A. बेली द्वारा लिखित आधुनिक भारत का एक सचित्र इतिहास। तो द्वितीयक स्रोत का अर्थ है जिनका संबंध घटना से प्रत्यक्ष न होकर साक्ष्यों पर आधारित हो। जब हम कोई पुस्तक साक्ष्यों के आधार पर लिखते हैं तो वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत आती है। और प्राथमिक स्रोत से तात्पर्य है जिनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से घटना से हो, जैसे कि कानून, राज्यों के प्रमाणिक दस्तावेज, आत्मकथा, जनगणने, मकबरे, ये सब क्या हैं, ये प्राथमिक स्रोत के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, C.A. बेली द्वारा लिखित आधुनिक भारत का एक सचित्र इतिहास। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न में से किस आत्मकथा का उल्लेख कर सकते हैं? राज सुंदरी देवी कृत आमार जीबान, सतनार कृत मणिमकलाई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्ताना का स्वप्न। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, राज सुंदरी देवी कृत आमार जीबान। ये पुस्तक जो है इसका प्रकाशन 1876 में हुआ था तथा यह प्रथम बंगाली महिला द्वारा रचित है। इसमें क्या है कि औपनिवेशिक काल में स्त्री दशा का वर्णन है। तो राज सुंदरी देवी कृत आमार जीबान ये क्या है, इनकी आत्मकथा है। भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, ये करेक्ट है। विकास और विस्थापन, ये भी सही है। और विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। यहाँ पर ए, बी और डी सही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करती है चर्चाओं को न्यूनतम रखना, चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में भाग लेना, पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर केंद्रित किया जाना चाहिए, व्याख्यान को सुनना और साझा किए गए पर निर्भर रहना। तो एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करती है चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में भाग लें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिया जाएगा तो बच्चे उसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।